हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 45 दिनों में 45 पेपर हल का अगला पेपर। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे और हम लोगों ने 12 से 13 क्वेश्चन पेपर हल कर लेते। आज हम 14वां पेपर हल करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में यूके पीएससी या फिर यूके एसएससी के द्वारा पूछा गया है। और ये क्लास आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल जो री एग्ज़ाम होना है या फिर वन दरोगा, बंदी रक्षक, हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा पेपर हल हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। तो पहला प्रश्न है, हिंदी से हम लोग शुरू करेंगे और राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या है ये आप लोगों से बताना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन को केदार पांडे के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन होता है ना वो हम लोग अलग से करते हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ प्रश्न को हल करते हैं, आंसर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैंने हिंदी की भी आप लोगों के लिए सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और जीएस के लिए भी मैं आप लोगों के लिए जो लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है उसमें डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद है, तो वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो वर्षाधन ऋतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और प्रश्न संख्या तीसरा आप लोगों से कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किस में बता रहा है ये आप लोगों से बताना है। विशेषण, तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, इसमें जो 2 किलो है ना ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है अनाज की। तो 2 किलो अनाज हमको देना है, तो इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है, तो ये गोदान को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की ये क्या है, रचना है। गबन, सेवा सदन, ये सभी इनकी क्या है, रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा और ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अंकुर का पर्याय है। अंकुर, तो अंकुर का पर्यायवाची होता है यहाँ पर ऑप्शन ए नवोद्भिद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजभाषा आयोग का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है और मैंने आप लोगों को राजभाषा आयोग पूरी अच्छे तरीके से एक अलग से वीडियो में भी बता रखा है। तो यहाँ पर हम सीधे आंसर को देखेंगे इसका। तो 7 जून 1955, आप लोगों के पटवारी लेखपाल में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में भी। तो छठे का ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखो, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच रही है, ये संयुक्त वाक्य है, क्या ये सही है या गलत है। अभी हम देखेंगे, पहले सभी को हम देख लेते हैं। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, इसमें ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि और है जो कि संयुक्त वाक्य में हम लोगों को देखने को मिलता है, और जहाँ पर 2 सरल वाक्य मिलते हैं उसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का। अगला प्रश्न है, अनुपस्थित में उपसर्ग कौन सा है। अनुधन उपस्थित, तो अनु हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वें का। अगला प्रश्न देखो, पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैंने आप लोगों को अलग से डिटेल में वीडियो बता रखी है, तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें से पुल्लिंग शब्द की, तो कुटुंब हो जाएगा जो कि पुल्लिंग होगा। बाकी फौज, सभा, सरकार, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, मैं पर किस कारक के चिन्ह है। मैं पर, ये हम लोगों ने कारक भी देखे हैं, सारे कारक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो आप लोग देखना कारक और उनकी विभक्ति। तो ये मैं पर विभक्ति है, किस कारक के चिन्ह में प्रयोग होती है ये आप लोगों से बताना है। तो अधिकरण मैं पर, ये आप लोगों ने हम लोगों ने देखा है, अधिकरण मैं पर। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरी शब्द में कौन सी संधि है।
लघु धन उत्तरी इसका हो जाएगा, तो लघु धन उत्तरीय, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ संधि। ठीक है, ऊ धन ऊ मिलकर ऊ बन रहा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो जौनसारी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये पश्चिमी पहाड़ी में आती है, क्योंकि जो जौनसारी है वो जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून में बोली जाती है और ये हमारा पश्चिमी जिला है, तो इसलिए आप लोग इसको वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द होगा देखो, इसमें परिश्रम करने वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा संज्ञा पदबंध, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये वह सर्वनाम कहाँ पर आता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये आता है अन्य पुरुष में। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी है ना, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अगर आप लोगों ने मेरे से क्लासेस देखी होंगी तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं जब हम डिटेल में क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके अपनी स्टडी को और बेटर बना सकते हैं और मेहनत करके और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। और यहाँ पर देखो तुर्की भाषा का शब्द है, तो मैंने आप लोगों को तुर्की भाषा के शब्द विदेशी भाषा जैसे फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, पुर्तगाली शब्द, इनकी भाषाओं की ट्रिक भी बताई थी। बच्चों को याद नहीं होती है तो मैंने इसलिए ट्रिक भी बना के आप लोगों को बता रखी है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देखना। तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तो 15 का डी हो जाएगा कैची, कैची हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, उद्धत का विलोम शब्द है, 16वें का हो जाएगा बी सौम्य, सौम्य। उद्धत का विलोम क्या हो जाता है, सौम्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो तारीख शब्द है, तारीख शब्द हम लोगों को बताना है, तो ये एक प्रकार का विदेशी शब्द है। विदेशी में भी दोस्तों ये अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है, ये अरबी शब्द है जो कि तारीख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उपानह शब्द का क्या अर्थ है। उपानह, तो दोस्तों 18वें का हो जाएगा ऑप्शन सी जूता। जो पहले जब प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे, जो उसमें ऋषि मुनि चप्पल पहने रहते थे ना, जो जूता पहने रहते थे उसको उपानह कहा जाता था। ठीक है ना, खड़ाऊ भी इसको बोला जाता है, जो कि स्वामी रामदेव बाबा जी आजकल पहनते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो खड़ाऊ है जो कि उसको कहा जाता है। आप लोग कभी देखना उनके इंटरव्यू या फिर कहीं पर भी जब वो आते हैं तो खड़ाऊ पहन के आते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उपानह भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का जूता होता है। अगला प्रश्न है 19वां, और इसमें बोल रहा है कि अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी किसका विशेषता बताता है दोस्तों, तो ये अनुभव का विशेषता बताता है। तो अनुभवी भी क्या हो जाएगा, अनुभव। 19वें का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से पंडित पीताम्बर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना आप लोगों को बतानी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे जीएस की ओर, और पहला प्रश्न 21वां आपके सामने है, किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो टीन अयस्क की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बस्तर का पठार भी देखा, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, इसमें आप लोगों से बोल रहा है कि 80 किसका बंदोबस्त 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल, जो कि यहाँ पर दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था उत्तराखंड का, कुमाऊं का। ठीक है, कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था ट्रेल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके सामने 23वां, और यहाँ पर जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, और रीजनिंग में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूँ रीजनिंग की क्लास में, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देख लेना। मैंने 22 क्लास है जो कि आप लोगों को रीजनिंग की दे रखी है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लेकिन अगर हम इसके इंपॉर्टेंट आंसर की बात करेंगे तो 8 आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको करके देखना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे ये 23 वाला समझ में नहीं आया, इसका आंसर आप लोग करा दें, मैं आप लोगों को करा दूँगा फिर। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1,86,292 है, जो कि उत्तराखंड की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है
और ये प्रश्न आप लोगों को मैंने करा रखा था जब हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, उसमें भी हम पहाड़ियों को देख रहे थे, हम लोगों ने हर एक पहाड़ी देखी थी। तो इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोगों ने बताना है, ठीक है ना। हम लोगों ने बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। तो 25वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, नागा, मिकिर और खासी, गारो। तो ये नागा की पहाड़ी नागालैंड में है, मिकिर, खासी और गारो ये सभी मेघालय में आप लोगों को देखने को मिलती है, शिलोंग का पठार। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। एड गुरु ऑफ इंडिया तो प्रसून जोशी हो जाएगा, जिनका संबंध उत्तराखंड से है और इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में बनाया गया है। तो करंट अफेयर का प्रश्न भी आप लोगों से बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा में जामा मस्जिद की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 27वें का आंसर हो जाएगा ए, जहां आरा। जहां आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड में अगर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो आर के धर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो पंचाचूली शिखर पिथौरागढ़ जिले में है, ये आप लोगों को पता होगा, और उत्तराखंड में ये महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है और इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन सी 6904 मीटर। अगला प्रश्न पासे से पूछ रहा है और ये पासा मैंने आप लोगों को करा रखा है पहले, तो आप लोग वहाँ पर से देखना। अब देखो 31 क्वेश्चन, 31वां, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था, ये आप लोगों से पूछ रहा है 31। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था और हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है इल्तुतमिश को, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देखना। अंतिम 50 दिनों का जो महासंग्राम है उसमें हम लोगों ने जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको हम लोगों ने डिटेल में कर रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर देखना, इल्तुतमिश मैंने वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया। 32वें का आंसर हो जाएगा सी, 1942। 1942 में यहाँ पर जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय है जो कि यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कथन है एक, स्कूल की परीक्षाओं अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ यहाँ पर तर्क दे रखा है, तर्क 1 और तर्क 2। तर्क 1 है कि नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। तर्क 2 है हाँ, यह किसी भी क्षमता और ज्ञान की जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा तर्क है जो कि यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल लागू होगा। तो इनमें से दोनों के दोनों तर्क है जो कि यहाँ पर खारिज हो जाते हैं। तो 33वें का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। वाराही देवी मंदिर की अगर बात करेंगे तो ये देवीधुरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको बी करना, ठीक है, देवीधुरा में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है। तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में इसकी सीमा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो पद्मश्री किसे प्राप्त नहीं हुआ है, 36वें का डी हो जाएगा, केपी नौटियाल। बाकी पुष्पेश पंत, शेखर पाठक और अनिल प्रकाश जोशी, इन सभी को पद्मश्री से नवाजा गया है, लेकिन केपी नौटियाल को यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, चैतू और माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। चैतू और माड़कू, इनका जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई थी। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये 1870 ईस्वी इसका हो जाएगा, 1870। अगला प्रश्न है, सकलोतर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो सकलोतर पथनाथ की उपाधि अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। अगला देखो, पावटा के निकट
भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गर्द रेस फतेह शाह और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों अब हम 41 हम देखेंगे। और 41 क्या कह रहा है दोस्तों? विदेशी विनिमय प्रतिबंध कानून जिसका नाम है फेमा किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1999 हो जाएगा, ऑप्शन डी, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून। तो 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना से बिजली कब उत्पादन प्रारंभ हुआ? टिहरी बांध, तो दोस्तों टिहरी बांध से जो पहला, इसमें 3 चरण थे, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें जो पहला चरण है वो 2006 में इसका प्रारंभ हो चुका है। तो 42वें का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है? तो प्रजाबंधु नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? 43 का ए, जयदत्त वेला। जयदत्त वेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। सतत विकास यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त विकास, बेहतर गुणात्मक जीवन, ये सभी इसके लक्ष्य होते हैं जो कि सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाता है मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों, मांग और पूर्ति। अगला प्रश्न देखो, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को ये स्वीकृत किया गया? जो 1947 स्वाधीनता अधिनियम है ये हाउस ऑफ कॉमन जो कि लंदन ब्रिटेन का है, उसमें कब प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया है, ये हमको बताना है। तो 46 का ए हो जाएगा, 4 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछता है कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जटागंगा के किनारे, जो कि अल्मोड़ा जिला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 48 का ए हो जाएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967। तो ये आप लोगों को याद करना है और मैंने आप लोगों को हिंदी में ये सारे अधिनियम बता रखे हैं कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो आप लोग हिंदी की क्लास जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगला प्रश्न हम 49 पढ़ेंगे, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो उत्तराखंड से कौन थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में आंदोलन किया था? 49 का ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें यह पूछा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 50वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग के बारे में बात कही गई है। और ये कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर का एक प्रश्न, ये वाला प्रश्न तो सदाबहार प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाता है। पटवारी लेखपाल हो चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो रैम और रोम से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आप लोगों को बतानी है। तो नॉन वॉलेटाइल आप लोग याद करना रोम, नॉन NON से आप लोग याद करना ROM, ठीक है। नॉन रोम आप लोग ऐसे याद कर लो, बाकी आप लोग इसको डिटेल में मत देखो, फिलहाल आप लोग इसकी ट्रिक यहाँ पर समझ लो, ठीक है। अगर वॉलेटाइल होगा तो रैम हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना आप लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा 1939 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है
तो मूल विवादों से, मूल अधिकारों से कोई भी अगर उल्लंघन होता है तो उसका जो विवाद है वो कहाँ पर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो कहाँ पर हम जा सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इसका राइट आंसर था। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। और ये मैंने आप लोगों को अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में इंडियन पॉलिटी में करा रखा है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 54वें का हो जाएगा बी, डगलस एंजेलबर्ट। खसकुरा भाषा का संबंध किससे है ये आप लोगों को बताना है। 55, तो इसका है गोरखाली यानी कि गोरखों से नेपाल। तो खसकुरा संबंध आप लोगों को बताना है गोरखाली से। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग का है, और रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रीजनिंग में करा रखा है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं डिटेल में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ रीजनिंग के। अगला प्रश्न है, देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में कौन सा शामिल नहीं है? तो 57 का हो जाएगा ए, भैरव सिद्ध यहाँ पर नहीं होगा। बाकी लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध और बाड़क सिद्ध ये सभी कहाँ पर हैं? देहरादून में है। और चौथा सिद्ध कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन में से दक्षिण पूर्वी एशिया आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द दून स्कूल का संस्थापक कौन है? दून स्कूल का संस्थापक, तो ये हो जाएगा सतीश रंजन दास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फोरट्रॉन का पूरा नाम क्या है? मैंने आप लोगों को ये बहुत बार करा रखा है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंगाली या फिर जिसको किर्गी नाम से जाना जाता है, भोटियों का एक उत्सव है जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? तो ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, और रीजनिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। अगला प्रश्न, बोक्सा जनजाति का त्यौहार कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो होगढ़, गोटरे और ढोलिया ये सभी क्या है? बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। मैंने आप लोगों को बोक्सा, थारू, जौनसारी, भोटिया ये सभी जनजातियों के बारे में बता रखा है। तो आप लोग उत्तराखंड का जो समाज है वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये टॉपिक करा रखा है डिटेल में, तो आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, ओडिशा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो ओडिशा का जो तालचेर श्रेणी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 64वें का ए हो जाएगा कोयला भंडार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 65, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्रीनाथ के पास स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 66, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रैंक यहाँ पर इसका हो जाएगा फ्रैंक एस स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर्स ये एक प्रकार का हमारे उत्तराखंड में चमोली जिले में राष्ट्रीय उद्यान है, तो फ्रैंक स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, और रीजनिंग का प्रश्न हम लोगों ने रीजनिंग में कर रखे हैं ये सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग वहाँ पर से जाकर ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो ये होगा 68 का ऑप्शन बी, लवराज धर्मसत्तू, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये विरूपाक्ष का मंदिर है हम्पी कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, लधिया सहायक नदी है, तो लधिया किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी काली नदी की, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसको हम लोग ने रीजनिंग में डिस्कस कर रखा है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, जागेश्वर मंदिर के मुख्य मंदिर में किस राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर मंदिर में किस राजा की मूर्ति है? तो ये चंद वंश में से कौन सा राजा है ऐसा? तो ये है दीपचंद, ऑप्शन सी। चंद वंश का दीपचंद है जिसकी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में है। अगला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? 73 का ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है टॉपिक वाइज इंडियन हिस्ट्री में।
पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम, ये सारे बता रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पर से जाके इनको ज़रूर देखना, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो 74वें का हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में 1881। एबॉट माउंट किस जिले में है, ये आप लोगों को बताना है, तो ये हो जाएगा चंपावत जिले में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, और ये प्रश्न आप लोगों के रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में हम लोग इसको करेंगे। अगला प्रश्न है 77, तो 77 नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन है? नगाड़े खामोश हैं, तो ये गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा इनका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों का। अगला प्रश्न रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद अगला प्रश्न है अशोक ने तीर्थी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर कराया था? तो अशोक के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था 79वें का, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। और मैंने बौद्ध धर्म जब आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के सारी संगीतियों को पढ़ाया था, जैन धर्म मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग वहाँ पर से जाके ज़रूर जुड़ना अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में, हिस्ट्री वाले टॉपिक में, ठीक है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, और रीजनिंग को हम रीजनिंग में ही देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिटेल में है जो कि हम वहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो मायापुरी कहाँ पर मिलता है? 81 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न देखो, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राख नीति की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थल है जो कि यमुना और मोदरगाड़ नदी के संगम पर स्थित है? यमुना और मोदरगाड़, तो 83 का हो जाएगा लाखामंडल। लाखामंडल देहरादून जनपद में है, जौनसार बाबर क्षेत्र में, तो ये यमुना और मोदरगाड़ के संगम में स्थित होगा। अगला देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो 84वें का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। परिमार्जन नेगी का संबंध किससे है? तो ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 85 का। तिलाड़ी कांड का संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। तो तिलाड़ी कांड ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा सा पास में देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वन तो आप लोगों को सभी को याद होगा, लेकिन वन अधिकार होगा, संरक्षण होगा, व्यापार होगा, या फिर वन्य जीव संरक्षण होगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये एक प्रकार का अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए माना जाएगा। तो इसका जो संबंध है वन अधिकारों से संबंध होगा, तिलाड़ी कांड, इसको रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूर प्रणाली कानून कब पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूर प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों, ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा आकी जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 89वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने ये प्रश्न मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी मापी गई है? तो इसका हो जाएगा 18.81, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर दिया गया था। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्य दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अंतिम 50 दिनों का जो महासंग्राम है उसमें पहले की जो 6 वीडियो हैं, 6 क्लास, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत का राज्य व्यवस्था है, उससे सारे क्वेश्चन यहीं पर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़ना यार, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाग 4A इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसने कहा संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 94वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1968। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 95 का होगा, ऑप्शन सी 1993। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध में किससे है? कौन से राज्य हैं जो कि
चतुर्भुज योजना जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, हाईवे से रिलेटेड जो कि सड़क परियोजना है, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं और कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 96 का डी हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है, तो हैदराबाद के स्थान पर मुंबई है। मुंबई आप लोगों को ध्यान में रखना है। आसन बैराज का निर्माण किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो आसन बैराज का निर्माण की अगर बात करेंगे 1967, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ASCII, आस्की का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। ASCII, तो ये दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न है और कंप्यूटर में फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, तो मैंने आप लोगों को ये करा रखा है कंप्यूटर की क्लास में। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल परियोजना किस राज्य में है, तो ये शिव समुद्रम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है। ये हम लोगों ने देखा है भारत के भूगोल वाले टॉपिक में। अगला प्रश्न मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये आप आंसर करना इसका कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जो अंतिम प्रश्न आज का होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन हैं जो कि हो जाते हैं कंप्लीट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच गाइज।